नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया पत्र, लेटर, खत इन दिनों चर्चा में है। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने इकट्ठे होकर एक पत्र लिखा और पत्र इस बात को लेकर था कि जो मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम कहें, जिस समय आपका सीबीआई पूछताछ कर रही है, उसको लेकर कहा गया कि जांच एजेंसियां जो हैं गलत इस्तेमाल कर रही हैं। क्या वाकई जांच एजेंसियां गलत इस्तेमाल कर रही हैं अपने ताकत का, अपनी पावर का? और जो खत लिखा गया है, लेटर, उसमें जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, क्या वो वाकई उनको ये लगता है कि विपक्षी पार्टियों के नेता को ही टारगेट किया जा रहा है, या फिर जो दोषी है उसके ऊपर पूरी निष्पक्षता के साथ जांच एजेंसियां काम कर रही? मंथन आज इसी पर। दरअसल आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले पर अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। चिट्ठी में कहा गया है कि इस बात से आप में सहमत होंगे, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि 26 फरवरी 2023 को दिल्ली में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी काफी लंबी कवायद के बाद और बिना कोई सबूत साझा किए की गई है। सिसोदिया पर लगाए गए सभी आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित बताए हैं। इस कार्रवाई से पूरे देश की जनता में रोष है। मनीष सिसोदिया को स्कूल शिक्षा में शानदार बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। ऐसे में सिसोदिया का गिरफ्तारी जो है दुनिया के सामने राजनीतिक साजिश का उदाहरण पेश करती है, ये कहना है। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्य भाजपा शासन में खतरे में है। पत्र में आगे कहा गया कि 2014 में भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने के बाद अब तक जिन नेताओं ने या उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मामले दर्ज किए, उनसे पूछताछ की है, उन्हें गिरफ्तार किया या उनके आवासों या परिसर पर छापेमारी की है, वे ज्यादातर विपक्षी पार्टियों से संबंधित हैं। रोचक बात यह भी है कि उन नेताओं के खिलाफ जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई है जिन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। चिट्ठी में ऐसे नेताओं का उदाहरण भी दिया गया है। कहा गया है कि पूर्व कांग्रेस नेता और अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, भाजपा के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने 2014 और 15 में शारदा चिट फंड मामले में जांच बैठाई थी। हालांकि शर्मा के भाजपा में आने के बाद जांच ठंडे बस्ते में चली गई। चिट्ठी में पूर्व टीएमसी कांग्रेस नेता शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय जो हैं, उनका नाम का जिक्र भी किया गया है, जो मुकुल रॉय हैं। चिट्ठी में कहा गया कि महाराष्ट्र के नारायण राणे समेत कई नेताओं के नाम ऐसे ही उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। चिट्ठी में उन विपक्षी नेताओं के बारे में भी बताया गया जो इस वक्त केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम तो लालू यादव का है, और आज आपने देखा भी कि राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंचती, पूछताछ करती है। संजय राउत शिवसेना के नेता हैं, उद्धव गुट के आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, नवाब मलिक, अनिल देशमुख और अभिषेक बनर्जी, ऐसे तमाम नाम शामिल हैं। चिट्ठी में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में राज्यपाल और सरकार के बीच चल रही तनातनी का भी जिक्र किया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में सरकार के कामकाज में राज्यपाल का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण केंद्र और राज्यों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पत्र में आरोप लगाया गया कुछ राज्यों में राज्यपाल जानबूझकर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। पत्र के जरिए नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों की धूमिल हो रही छवि, उनकी स्वायत्तता और निष्पक्षता पर लगातार उठ रहे सवाल पर भी गहरी चिंता जताई है। तो अब सवाल यह है कि वाकई जांच एजेंसियों का इस्तेमाल
अपने फायदे के लिए सरकार कर रही है, या फिर जिनके खिलाफ कर रही कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है, या फिर जानबूझकर उन्होंने करप्शन किया है? क्योंकि सत्येंद्र जैन को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है टारगेट कर रहे हैं हमको, लेकिन अगर वो सही हैं, गलत नहीं है, तो वो जेल में 1 साल का वक्त हो गया क्यों है? और जो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हमें परेशान किया जा रहा है, अगर आप गलत नहीं तो आपको कोई परेशान कैसे कर सकता है? और सवाल यह भी है विपक्षी पार्टियों का, क्या जितने भी करप्शन के मामले हैं हमारी पार्टी के नेताओं पर ही हैं? बीजेपी में जो भी बड़े नेता हैं उनके ऊपर कोई ऐसे मामले नहीं बनते? देखिए, अगर गलत कोई भी है उसके खिलाफ कार्रवाई अब कीजिए, लेकिन टारगेट कर कार्रवाई करना कितना सही है? या फिर करप्शन जो भी करे वो सलाखों के पीछे जाए? अब सियासत इस बात को लेकर तेज हो गई कि जो जिन नेताओं ने पत्र लिखा है उनमें तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल था, और आज राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई पहुंचती है। तो कुल मिलाकर विपक्ष जो है, विपक्षी नेता हैं, उनको क्या जांच एजेंसियों से डर लगता है, या फिर जांच एजेंसियां जो अपना काम है पूरी निष्पक्षता के साथ नहीं कर रही हैं? और राज्यपाल की अगर बात करें, कहा जाता है कि जो गवर्नर हैं वो जो काम कर रहे हैं, उनको जो पावर दी जा रही है वो भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि किसी भी राज्य में जो गवर्नर होता है, जो वहाँ का मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है, दोनों को मिलकर प्रदेश की हित के लिए, विकास के लिए काम करने होते हैं। कहा जा रहा है कि जो गवर्नर अपॉइंट किए हैं केंद्र सरकार ने, वो भी परेशान कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा में। फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेश डबास जुड़ गए हैं, और आरजेडी नेता मोहित यादव बिहार से जुड़ गए हैं, और भी खास मेहमान जुड़ेंगे। आप दोनों का ही स्वागत है चर्चा में। शुरुआत नरेश डबास आपसे ही करेंगे। मनीष सिसोदिया को लेकर सिर्फ, क्योंकि जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, सीबीआई पूछताछ हो रही है, तमाम विपक्षी नेताओं ने उनके पक्ष में लेटर लिखा है, कह सकते किलेबंदी कहें, या फिर एकजुटता दिखाई है। भले ही उनकी राय अलग हो चीज़ों को लेकर, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में सब एक हो गए हैं। क्या वाकई आपको लगता है मनीष सिसोदिया के साथ गलत हो रहा है, या फिर कहीं उनसे गलती हो गई जाने अनजाने में, इसलिए वो जो है जेल में है और सीबीआई रिमांड लेकर पूछताछ कर रही? कैसा देखते हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया की जहां तक आप गलती की बात करते हैं, उनसे गलती एक हुई है। उन्होंने इस देश को एक ऐसा शिक्षा मॉडल दे दिया जो इन राजनीतिक पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम देश के अंदर दिया कि और स्टेटों में कोई भी सरकारें वो परेशान हो गई, क्या इतने उत्तमता से स्कूल चलाए जा सकते हैं, इतनी सुविधाएं दी जा सकती हैं? प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अपने नाम कटवा के सिफारिशों द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए सिफारिशें लगवा रहे हैं। तो वो जो मॉडल था, और जो दिल्ली में दोबारा से आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें हासिल की, वो जो दिल्ली में बढ़ती हुई शिक्षा की लोकप्रियता के कारण भारतीय जनता पार्टी को ये चीज हजम नहीं हुई। उन्होंने एक एजेंडा चलाया था कि अब तक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को ही हराया है, चाहे पंजाब से हराने वाली बात हो या दिल्ली से हटाने वाली बात हो। अब नंबर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का हमने लगा दिया था। तो उसमें मनीष सिसोदिया जी का शिक्षा मॉडल, सत्येंद्र जैन जी का स्वास्थ्य मॉडल, वो वर्ल्ड वाइड जिक्र हो रहा था उसका। तो ये शिक्षा का मॉडल जो हजम नहीं हुआ, तो वहां गुंजाइश नहीं थी कोई भी हाथ रखने की, बात करने की। साजिशें शुरू से ही चल रही थी। अब इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मौका लगा, साजिश के तहत सिसोदिया जी के खिलाफ जाल बिछाया। देखिए, जो एजुकेशन मॉडल दिल्ली का है, जो शिक्षा का मॉडल है, इसकी तारीफ तो देश दुनिया में होती है, इसमें कोई शंका नहीं, सभी उनकी तारीफ करते हैं। कई विपक्षी पार्टी के नेता भी कहते हैं कि जो दिल्ली में सरकारी स्कूलों में काम हुआ बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जो आबकारी का मामला है, जिस वजह से वो आज सलाखों के पीछे हैं, क्या गलती हुई है? नहीं, गलती नहीं हुई है, ये मामला ही नहीं है। सीबीआई ने इतनी लंबी चौड़ी जांच अधिकारियों को सस्पेंड करने के बाद, ठेकेदारों को, उनको डराने के बाद, व्यापारी वर्ग को
सिसोदिया जी के यहाँ छापेमारी के बाद उनके लॉकर काउंट और उनका गांव तक जाकर चेकिंग। ठीक है, नरेश दबास जी आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक आलोक भतुरिया जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और आलोक जी के पास आएंगे, उससे पहले मोहित यादव जी का रिएक्शन ले लेते हैं। आरजेडी नेता है मोहित यादव जी, जो लेटर लिखा गया, जो पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया, उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम था। और आज बिहार में राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच जाती सीबीआई टीम, कैसे देखते हैं? क्या पहले से तैयारी थी या फिर जो विपक्षी कह सकते हैं जो एकजुटता दिखाने का प्रयास किया, इस वजह से ऐसा हुआ? देखिए, खास करके देश के जो विपक्षी लीडरान हैं, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही, अभी फिलहाल उस दल के लग रहा है जब सत्ता जाने वाली, और विपक्षी लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, वह मनीष सिसोदिया साहब हो या अन्य स्टेट के जो लीडरान हैं, विपक्षी दल के लोग, नेता हैं, उनको खास करके टारगेट बनाकर इस तरह की प्रताड़ना ईडी सीबीआई के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है जिस लालू यादव के आवास पर आज सीबीआई के द्वारा छापा मारा गया। आजाद भारत में पहला लीडर लालू प्रसाद यादव जी है। जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ ग्रहण लिए, तो बिहार और झारखंड आज दो स्टेट में बटा हुआ है, संयुक्त बिहार का आम यह महसूस करना आरंभ कर दिया था कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूं। लेकिन मोहित यादव जी, कहा जा रहा है कि जमीन के नाम पर नौकरियां बांटी गई हैं जब आरजेडी सत्ता में थी, और इस वजह से सीबीआई जो है पूछताछ कर रही है। आपके पास लौटेंगे, आपके पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। आलोक जी के पास भी आएंगे, उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद और भी खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि जो ये लेटर के जरिए एकजुटता नजर आ रही है, क्या वो सही है, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है, या फिर जो एजेंसियां काम कर रही हैं निष्पक्ष तरह से काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन, और मंथन में बात कर रहे हैं उस लेटर की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है ओपोजिशन के लीडर्स की तरफ से। तमाम सारे नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए जो जांच एजेंसियां इसका विरोध जताया है, खासकर जो मामला उठाया है वो मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है एक व्यक्ति, एक नेता इतना अच्छा काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बातें की गई हैं, और उसके खिलाफ इस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल पूरी तरह से गलत है। क्या वाकई ये गलत है, या फिर जिस चीज का हवाला दिया जा रहा है आबकारी नीति का, उसमें गलती है? इसी पर हम बात करें। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आलोक जी हैं, देश की जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी का ही सीधा रुख करेंगे, आलोक जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि सर कहा जा रहा है कि जो अब लेटर लिखा गया है, अभी तक तो दबी जुबान में सभी नेता कहते थे, अब एक लेटर के जरिए सभी ने एकजुटता दिखाई है और पूरी तरह से सपोर्ट किया है मनीष सिसोदिया का, और यह भी कहा है कि लगातार ऑपोजिशन के लीडर को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्या बीजेपी में कोई ऐसे नेता नहीं बचा है जिसके ऊपर करप्शन की बात हो? और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं, उनका भी जिक्र किया गया। सर शरण जी धन्यवाद। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने किसका जिक्र किया और किसका नहीं किया, महत्वपूर्ण ये है कि क्या आपने ये जो छापे की कार्रवाई है क्या किसी मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए की? महत्वपूर्ण चीज ये है। आपको छोटे छोटे मामलों में, जैसे अब शराब का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जितना मैं अर्थ को समझ पाता हूँ, अर्थ नीति को समझ पाता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा मामला है। इतना बड़ा मामला में कितना का होगा? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़, इससे ऊपर का तो नहीं है। एक अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आया है कि किसी एक कंपनी का 12 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट जो कैप होता है वो कम हो जाता है, मतलब जो बाजार मूल्य होता है 12 लाख करोड़। क्या ईडी को पूछताछ नहीं करनी चाहिए? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने तो बाकायदा 88 पॉइंट में उन कंपनियों के, शेल कंपनियों के नाम भी दिए हैं
जहां से पैसा एनरूट होकर के उस कंपनी में आया है। तो सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में जहां पर पैसे का ये आ रहा है, सबूत है, तो ये कहना चाहिए कि भाई सरकार की एजेंसी ने जांच कर ली है, चाहे आपके प्रधानमंत्री हो, चाहे भाजपा के कोई और वरिष्ठ मंत्री हो, चाहे सीबीआई कोई भी हो, सबको कहना चाहिए हमने जांच कर ली, कोई शेल कंपनी से कहीं पैसा नहीं आया। बोले तो सही, ईडी बोले तो सही, नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है भाई? सवाल है कि 12 लाख करोड़ रुपए और शेल कंपनियों का सबूत तो इन सब दिए जाने पे नाम दिए गए। अगर मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों ने वो रिपोर्ट पूरी पढ़ी है, 88 जो पॉइंट उसमें लिखे गए हैं, उसमें 22 पॉइंट में उन कंपनियों के नाम लिखे गए हैं जी। हवा में नहीं है रिपोर्ट, वो नाम लिखे गए, यहाँ से यहाँ पैसा आया। तो क्या ईडी जांच क्यों नहीं कर रहा है? पहली बात तो तो क्या इसको हम ध्यान घटाने की कार्रवाई माने जाए? जी हाँ, बिल्कुल माने। तो अब आप इसके टाइमिंग पर ध्यान, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जी। अब आप देखिए, रायपुर वाला जो मामला होता है उसी समय सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है। रायपुर के जो सम्मेलन का जो दूसरे दौर की जो आनी चाहिए, जो कवरेज आनी चाहिए, वो कवरेज खत्म सिसोदिया वाले मामले में चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने गिरफ्तार कर लिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपकी गिरफ्तारी के ये ईडी या सीबीआई करते क्या है? 6-6, 8-8 महीने क्या करते हैं? पिछले साल मई में एफआईआर हुई थी, उसके बाद गिरफ्तारी अब कर रहे हैं। क्यों इतना समय क्यों लिया गया? अब हम दोबारा लौट कर लालू जी के पर भी आ जाते हैं। लालू को ले लीजिए, राबड़ी देवी जी पर ले लीजिए, किसी पर भी ले लीजिए। आप याद करिए कि पिछले साल मई में इनके पे छापा डाला था। मई के बाद में फिर कब छापा डाला? 24 अगस्त को छापा डाला जी। तो भाई 24 अगस्त के बाद छापा डालने के बाद ये 8 महीने तक ये सीबीआई सोती रहती है क्या? अब वो कौन सी ऐसी जानकारी इकट्ठी कर लेगी? पिछले साल के 2 छापे, और मामला कब का है? मामला है 2004 से 9 का जी। इतना साल पुराना, 2014 से सत्ता में सरकार आ गई है। तो क्या ये ऐसा है कि जब विपक्ष की एकता की जब वो कोशिशें जब परवान चढ़ने लगती हैं, तभी क्या सीबीआई और ईडी के छापे चालू होते हैं? एक सवाल एक और बड़ा। तो एक मैंने जहां तक टाइमिंग की बात की थी, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रायपुर की थी, पूर्णिया की थी, और एक ममता बनर्जी का भी बयान जी कि विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है, वो अपना एकला चलो वाले मामले में आ रही है। अब सवाल है कि इस तरीके के बयान क्या दिखा रहे हैं? क्या विपक्षी, अब सवाल ये डर किसका है? क्या भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो इतने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश और वहां पे बैठी हुई है केंद्र में, क्या वो डरी हुई है? क्या वो सहमी हुई है? क्या वो विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए कोशिश है? क्या उनको ये डराने की एक कोशिश है? जी हाँ, बिल्कुल। जो पैटर्न नजर में आता है वो तो यही दिखाई देता है। इसकी एक और वजह भी है। अब लगातार सीबीआई के छापे, ईडी के छापे, ये सब छापे, लेकिन अगर आप कन्विक्शन रेट अगर देखें तो कन्विक्शन रेट तो आपका ईडी का भी बहुत कम है। भाई ईडी का भी ऐसा नहीं है कि ईडी ने 20% या 30% भी कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन नहीं है, आपके खबरें आती है, छापा डल गया, सुर्खियां आ गई। अब दरअसल सुर्खियां का ही प्रबंधन भाजपा की शैली है, उसी से अपने कोर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अपने जो सपोर्टर्स है, उनको वो एड्रेस करती है और ये छवि बनाना चाहती है। मुझे नहीं लगता है कि एक ही चीज को बार बार करेंगे। काट की हांडी भी आखिर कितनी बार चलती है? चलेंगे जी, बिल्कुल सर। एसएन श्याम जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को काफी अच्छे से समझते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। एसएन श्याम जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद एसएन श्याम जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। नरेश डबास जी के पास वापस आएंगे, आम आदमी पार्टी से हैं। नरेश डबास जी, जैसा कि आपने सुना आलोक जी ने जो कहा, और जैसा बीजेपी वाले के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर गलत नहीं तो आपको डर किस बात का है? अगर आप गलत नहीं तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। आपने अगर गलत कुछ नहीं किया है, चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, सत्येंद्र जैन का उदाहरण देते हैं, आप उनके बारे में वैसे बोल रहे थे, वो तो जेल में बंद है। अब ये भी कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया अगर सही है तो उनको डरना ही नहीं चाहिए, और आप लोग कह रहे हैं उनके खिलाफ जांच एजेंसियां गलत इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, आरोप तो लगाते हैं, आरोप लगते हैं, और आरोपों की जांच भी शुरू होती है, और आरोप को नेता कभी भी हो जाते हैं, बाहर भी हो जाते हैं। जहाँ तक सत्येंद्र जैन जी और हमारे मनीष सिसोदिया जी की बात है जी, ये इनको व्यक्तिगत रूप से डिस्टर्ब करने के लिए सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि ताकि दिल्ली के कामों की स्पीड रुक जाए। जब सरकार की ताकत आपके पास होती है तो दूसरों को परेशान जब आप करते हो, तुम्हारों को जांच करवाने के बाद उनको बार बार बुलाना, उनको बार बार परेशान करना,
उनके दिमाग को जो चीजें, जो योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जा रही है उनमें डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए ये एक हथकंडा अपनाते हैं लोग कि जांच करवा लीजिए। जांच करवाने में क्या होता है, कितना समय लगता है। जब सीबीआई इतने दिनों से जांच कर रही थी, इतने छापेमारी कर ली इनके खिलाफ और कुछ मिला नहीं, आज सीबीआई ने कहा कि हमें और रिमांड नहीं चाहिए। तो ये क्या दिखाता है? 5 दिन हो गए उनको, और ये आप जैसे कि आलोक जी ने बताया, कितने पुराने केसों को उनको लेके आ रहे हैं, उनको आगे बढ़ा के आदमी को परेशान किया जा रहा है विपक्षियों को। इनके एक विधायक यहाँ करोड़ों का कैश मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं। अडानी इतने लाख करोड़ रुपए का जो गबन जो विदेशी एजेंसियों ने, आप अपनी तो कोई जांच कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ, कोई एक कदम तो बढ़ाइए, अपने लोगों की तरफ तो बढ़िए। येदियुरप्पा का मामला हो, किसी और का, जितना भी जो घोटाले, जितना जो वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है कि इनके पास आ जाइए, लोटस ऑपरेशन चलाते हैं, उसमें नहाइए और पवित्र हो जाइए। अब इनकी पवित्रता को जो नहीं मानेगा, जो इनकी बातों को नहीं सुनेगा, तो जो वो संजय राउत इनके खिलाफ आवाज उठाए, तुरंत सीबीआई पहुंच के उनका। नरेश जी, मनीष सिसोदिया को लेकर एक काफी बातें चली थी, मीडिया में भी मामला सामने आया था कि उनको बीजेपी से ऑफर आ रहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाएगी। काफ़ी दिनों पुरानी बात है, लेकिन अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के नड्डा साहब, वो तो कह रहे हैं हमने कभी नहीं कहा, हम क्यों कहेंगे, वो मेरे बीजेपी में आ जाएंगे तो उनके जो करप्शन है सब खत्म हो जाएंगे। देखिए, ये बड़े सफाई से ये लोग अपना झूठ आगे फैलाते हैं, इनका जो हथकंडे होते हैं वो बड़े सफाई से करते हैं। सिसोदिया जी के यहाँ क्या मिला इनको? एक बात बताइए, इतनी बार की छापेमारी हुई, हमारे चीफ सेक्रेटरी पे छापेमारी पहली सरकार में की, आज तक एक रुपए का करप्शन नहीं मिला कहीं भी। 1 रुपए का करप्शन जिसको बोलते हैं, इतनी लंबी चौड़ी जांचें, इतना करने के बावजूद बीजेपी वाले तो नरेश जी सत्येंद्र जैन को लेकर बार बार कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन की भी आप ऐसी हिमाकत करते थे, सपोर्ट करते थे, गलत हो रहा है, लेकिन वो तो 1 साल का वक्त हो गया, जेल में है। अगर वो दोषी नहीं तो जेल में क्यों है? ये सब जांच के बहाने, सब नेताओं को इसी बहानों से अंदर रखते हैं। जांच चल रही है, अभी जरूरत है। सत्येंद्र जैन का देखना बिल्कुल साफ बरी होंगे, सिसोदिया जी भी साफ आएंगे। जब कोर्ट अपनी जांच पूरी कर लेगा तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, तो बाहर आएंगे सब। ये देखना, ये जो समय इनके जीवन का व्यर्थ गया, जो दिल्ली की जनता का नुकसान ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसकी भरपाई कहाँ से होगी, ये बताइए आप। अब बीजेपी वाले ये भी कहते हैं नरेश जी की जो आम आदमी पार्टी है, उनके जो मुख्य नेता हैं अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री, वो अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखते हैं, कोई दिल्ली को देखते हैं। उनको लगता है ये जो भारतीय ठीक है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए बार बार कहा जा रहा है। नरेश जी, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और भी खास मेहमान हमारे से जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे जो लेटर पॉलिटिक्स कहें या फिर लेटर को लेकर जो एकजुटता दिखाई गई है उसके क्या मायने हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन, और मंथन में बात कर रहे हैं उस लेटर की जिसे ऑपोजिशन लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। उसमें कहा गया है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष तरह से काम नहीं कर रही हैं, और ख़ास जोर जो दिया गया है दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, उसमें जिक्र किया गया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से। तो क्या वाकई ऐसा है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं हैं, या फिर वो जिनको टारगेट कर रहे हैं वो सिर्फ ऑपोजिशन के ही लीडर्स हैं, बीजेपी में कोई नहीं? इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई खास मेहमान बने हुए हैं। पंकज त्यागी जुड़ गए बीजेपी से। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज जी, जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं, इसमें ज्यादातर सीएम हैं, अपने अपने प्रदेश के 2-3 नाम है इसमें, चाहे भगवत मान हो या फिर तेजस्वी यादव हो, सबका, और के चंद्रशेखर राव जो है, उनका कहना है कि ये परेशान करने की कोशिश है। ये सारे उनका कहना है बीजेपी में सब साफ सुथरे हैं, दूध के धुले हैं, वहां कोई करप्शन नहीं है। करप्शन अगर है तो सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं। सुनिए, ये सारे गीदड़ एक हो गए हैं, तो गीदड़ों से शेर नहीं मरा करते। हम शेर हैं तो शेर रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आज इनके ऊपर जब केस चल गए हैं, ये सिसोदिया जी, अभी तो नंबर 1 की भी बारी है, केजरीवाल जी की भी, ये क्लियर बात है। और ये देखिए, एक मैं आपको साफ बात बता देता हूँ, ये वाकई में पंकज भाई, आम आदमी पार्टी के नेता तो कहते हैं उन्होंने कोई मंत्रालय नहीं रखा है, इसीलिए कोई विभाग ही नहीं केजरीवाल जी के पास ताकि उनको फंसाया जा सके।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी हंसी की बात कि जिस पार्टी में मंत्रालय ही ना हो, आज तक आपने कोई ऐसी सरकार देखी है किसी भी प्रदेश में कि जिसमें मंत्री ना हो? नहीं, जिसमें मंत्री है, अकेला मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री है वो अपने पास कोई विभाग नहीं रखते हैं। नहीं विभाग नहीं, तो है, सभी उनकी सरकार में भी हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल जी का भी नंबर लगने वाला है, इसलिए केजरीवाल ने इन सबसे मांगी है। अब जो दोषी है, ये काम तो सीबीआई का है, ये काम तो कोर्ट का है। जो दोषी है दोषी माना जाएगा। मैं अभी अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं इसी विषय में, तो आपके सामने सत्य आ जाएगा। मूसेवाला पंजाब में मूसेवाले की हत्या ये हुई। लोग जो शेर बने घूमते हैं, ये इतना डरते क्यों केजरीवाल से? सुनिए डरते क्यों नरेश जी, आप ही के पास आएंगे जवाब लेने। पंकज भाई को अपनी बात पूरी करनी ठीक है पंकज भाई, ठीक है पंकज भाई। नरेश भाई आपके पास आएंगे। पंकज भाई अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। मैं जल्दी पूरी कर रहा हूँ जी। देखिए, एक मूसेवाला को सुरक्षा हटा दी गई, तुरंत पंजाब सरकार के आते, मान सरकार के आते ही हत्या हो गई। मैं उसी का दूसरा प्रकरण बताता हूँ। एक गाजियाबाद के कांग्रेस के नेता को पंजाब से सुरक्षा मिली हुई है। ये सत्य है, ये अच्छाई है। आप क्या कहते हैं इस बात को? ठीक है पंकज जी, आप क्या कहते हैं इस बात को बताइए। ठीक है पंकज जी, आपके पास, ठीक है आपके पास हम आएंगे जी। नहीं, आप मेरी ओर से आम आदमी पार्टी ठीक है, सवाल ले रहे हैं, जवाब ले रहे हैं, जवाब उन्हीं से लेंगे। नरेश भाई, जैसा कि पंकज भाई आरोप लगा रहे हैं, कितनी सत्यता है इन आरोप पे? और वो कह रहे हैं अगला नंबर केजरीवाल जी का है। क्या आपको लगता है ऐसा भी हो सकता है? मूसेवाले का भी लीजिए प्लीज। मूसेवाले का जिक्र कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा हटा दी गई थी। सुरक्षा दी जाती है। सुनिए, एक कांग्रेस ठीक है, नेता को सुरक्षा एक एक करके जवाब देंगे ना पंकज जी। सुनिए, अब सुनिए, एक एक करके वो जवाब देंगे। नरेश जी जवाब दीजिए। शैलेंद्र भाई, ये मैं दोनों जवाब चाहिए मुझे जी। ये जांच एजेंसियों का विषय होता है। सरकार की कोई इंटेंशन नहीं थी मूसेवाला को सुरक्षा हटाने की। जो एजेंसियां लंबा चौड़ा की सुरक्षा हटा देती। यार, एक बच्चा था, उसकी सुरक्षा हटा दी, उसे मरवा दिया। शर्म कीजिए आप लोग, शर्म कीजिए। एक बच्चे की सुरक्षा हटा दी, जिसको आज उसके परिवार को सुरक्षा दे रहे हो, क्या फायदा? आज उसके परिवार को सुरक्षा दे रहे हो, क्या फायदा? देश के गृह मंत्री दूसरों के साथ न्याय करेंगे? क्या बोलते थे वो सीबीआई, अब इनके उसका इस्तेमाल दूसरे लोगों उसके लिए कर रहे हैं। वहाँ जो इतना विधायक के पास केस पकड़ा, उसका क्या है? शराब घोटाला करा नहीं है क्या? शराब घोटाला नहीं करा क्या? आप जिसका जवाब दें। ठीक है, आपको रोकेंगे, आप दोनों को रोकेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए इस चर्चा में। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, जुल्फिकार आफ्ताब है, प्रवक्ता है जेडीयू के पटना से। जुल्फिकार आफ्ताब, स्वागत है आपको चर्चा में। जुल्फिकार जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जुल्फिकार आफ्ताब, शायद जुल्फिकार आफ्ताब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो जी, साउंड कम आ रहा है। साउंड कम आ रहा है। जुल्फिकार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, वापस उनके पास आएंगे। मोहित यादव बने आरजेडी से। मोहित जी, जो आज राबड़ी देवी के आवास पर जो सीबीआई पहुंची, क्या माने जो ये आप लोग अलायंस बना लिए हैं नीतीश कुमार के साथ, ये एक बड़ी वजह है? ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जयप्रकाश बाबू, मोहित यादव, कर्पूरी ठाकुर के बाद। जी भाई, मेरी आवाज जा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, लोक नायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद पूरे भारत वर्ष में अगर कोई समाजवादी नेता पैदा लिया, राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव, वो जब जेल में गए हुए, वो जेल में जब गए हुए हैं क्या? जेल में जब गए हुए हैं क्या? आप क्या कहते हैं? अरे पंकज भाई, सुन लिया करिए, सबको मौका दीजिए, सबको अपनी बात कहने का हक है।
जब आपके पास है तब आप बोलिए। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो बनाया गया था, हमारा हवाई अड्डा हो, हवाई जहाज हो, रेलवे स्टेशन हो, रेलगाड़ियां हो, तमाम चीजों को चंद पूंजीपति के हाथ में ये दे दिया है। इसलिए तमाम विपक्षी पार्टी जैसे ही तेजस्वी यादव की सरकार आई है तब से बिहार में गुंडागर्दी की हद हो गई है। सुनिए, आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है उसके द्वारा पूरे देश को बेचा जा रहा है और विपक्षी नेताओं के द्वारा इस बात को विरोध किया जा रहा है। आज पूछिए भारतीय जनता पार्टी किसी विषय पर पूछिए तो केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, गाय गोबर हिंदू और तो आप मुसलमानों को अपनी गोद में बैठा लो, आप अपने मुसलमानों को गोद में बैठा लो, आप बताइए मुसलमानों को गोद में बैठा लो। ठीक है, आप दोनों को रोकेंगे, आप दोनों को रोकेंगे। आलोक जी के पास आएंगे। सर, जैसा कि हमने आज देखा, राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई पहुंची थी बहुत पुराने मामले में। हालांकि शुरुआत में हमने तमाम सारी बातें कहीं। महाराष्ट्र में हमने देखा था महागाड़ी जो था उस तस्वीर को देख रहे थे। फिर इसके बाद सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की है। नीतीश कुमार के अलग होने से एक छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी में है, क्या ये वजह माने सर? नहीं, दरअसल ये जो सारी जो कार्रवाइयां है ना, इसको आप ये देखिए 2024 के चश्मे से आपको देखना पड़ेगा जी। भारतीय जनता पार्टी देश की इकलौती पार्टी ऐसी है कि जो 365 दिन अपनी मशीनरी को, इसको कहते हैं ना ऑयल और ग्रीस डालना, ऑयलिंग कहते हैं ना, तो उसकी बीजेपी की है ना वेल ऑयल्ड मशीनरी, वो 365 दिन वो चुनाव में लगती है उसके लिए। और गलत भी नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक अंतिम लक्ष्य होता है सत्ता हासिल करना जी। तो वो सत्ता हासिल करने के लिए 365 दिन प्रयास करती है, तो ये उसकी गलती नहीं है। गलती विपक्ष की है कि विपक्ष 365 दिन काम नहीं करता। तो ये है, एक पहले ये समझना पड़ेगा जी। तो इसलिए वो 2024 की बिसात अपने हिसाब से बिछाने के लिए, उसकी चौसर अपने हिसाब से बिछाने के लिए सारे मोहरों को कस रही है, उसका मूल्यांकन कर रही है, उसके फाइल कर निकाल रही है, जो भी है मतलब। और लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मैं ये नहीं कहता कि इसकी कार्रवाई को मैं गलत नहीं ठहराता। मान लीजिए उसने की है कार्रवाई, बिल्कुल की है, लेकिन क्या कोई कार्रवाई मुकाम पे पहुंचती? नेशनल हेराल्ड वाला, उसमें तो ईडी वाला मामला भी नहीं है, क्या मुकाम पे पहुंची? क्या कार्रवाई आगे बढ़ी? आप लगातार चुनाव अभी आएगा, अभी देखिए रॉबर्ट वाड्रा का नाम चालू हो जाएगा। आपने इतनी बार पूछताछ कर ली, आगे क्या हुआ नहीं पता। तो ये भी है। अब जैसे दिल्ली के दंगों में भी देखिए तमाम तरीके की चीजें आई, आप चार्जशीट ही नहीं फाइल कर पाते, लंबे समय तक ये आपकी सरकारी एजेंसियों की एक अक्षमता जाहिर होती है। ये नहीं होना चाहिए। देश के बड़े मुद्दे हैं। और आप ही याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार जब केंद्र में जब सत्तारूढ़ हुई थी 2014 के बाद में, तो आप याद करिए अपराधियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा था कि ऐसे जो भी दागदार या जो दागी हैं सांसद है, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पहले निर्देश भी आए थे जिसमें इसने हल्फनामा भी दिया था। लेकिन आज देखिए 9 साल हो गए, उस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए कि अगर चुनिंदा अगर आप कार्रवाई करेंगे ना, तो आपकी कार्रवाइयों पर एक शंका खड़ी होती है। इससे बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि न्याय होना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्याय होता दिखना भी महत्वपूर्ण है। सर, आज हम देख रहे हैं बीजेपी के तमाम सारे लीडर्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि गलत है तो आज जहां आपकी गवर्नमेंट है, जहां बीजेपी नहीं है, जहां कांग्रेस है या अदर पार्टी है, तो वो भी कार्रवाई कर सकती है अगर बीजेपी के लोग खराब हैं, उन पर करप्शन है। ये शैलेंज जी, मैं इस तर्क को नहीं खरीदता। आई डोंट बाय दिस लॉजिक। इसलिए ना, क्योंकि आपके पास इतना है, आप जानते हैं कि इतने सारे विपक्ष में भ्रष्ट है, तो उसको मुकाम पे क्यों नहीं पहुंचाया जाता? सवाल तो ये है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए। हरियाणा में भी हो गए, हरियाणा में भी बड़ा चर्चित है। मनोहर लाल खट्टर जी दूसरी बार मुख्यमंत्री हो गए, वहां का एक मामला बड़ा चर्चित था। वो दामाद जी कहकर रहता है, कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या हमारी सरकारी एजेंसी अक्षम है? मैं ये नहीं कह रहा कि एजेंसियां गलत, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी तरह मानता हूँ कि सही छापेमारी करी है, लेकिन कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ती है? मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचती? एक गले पर तलवार क्यों लटकाए रखी जाती है? बिल्कुल सर। और जो टाइमिंग है उसको लेकर, जैसा आपने कहा कि टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसे वक्त पर कार्रवाई क्यों होती है, उस पर भी बात करेंगे। आप सभी मेहमान बने रहिए, ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप मंथन देख रहे हैं और मंथन में हम बात कर रहे हैं उस लेटर की जो ऑपोजिशन लीडर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया। जिक्र किया गया कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो जांच एजेंसियां उन्हें परेशान कर रही हैं, वो गलत है। क्या वाकई जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही हैं या फिर वो कर रही हैं, लेकिन जो टारगेट किया जा रहा है सिर्फ ऑपोजिशन लीडर को ही किया जा रहा है। इसी पर बात करें कि खास मेहमान बने हुए हैं, वापस हम आएंगे चर्चा में। हमारे साथ नरेश डबास बने आम आदमी पार्टी से हैं, नरेश भाई के पास हम आएंगे। उससे पहले आरजेडी से मोहित यादव हैं। मोहित भाई, क्या ये माने कि जो नीतीश और तेजस्वी का जो साथ है, जो अलायंस है, ये एक बड़ी वजह है जो जांच एजेंसी वापस आ गई उसी पुराने मामले को लेके, या फिर वाकई में दोष है, गलती की है, इसलिए समय समय पर जांच एजेंसियां जो हैं वो पूछताछ करने पहुंचती हैं? भाई ये 2 दिन का साथ है, 2 दिन का। मोहित यादव, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हेलो जी, आवाज अब आ रही है आपकी। हेलो मोहित जी, शायद मोहित जी की आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। नरेश डबास हमारे साथ बने। नरेश भाई, जो ये मामला है, इस वक्त मनीष सिसोदिया इस वक्त छाए हुए हैं और ओपोजिशन जो लीडर हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है, क्या लगता है इसका आपको आने वाले वक्त में फायदा पहुंच सकता है या फिर? देखिए, आने वाले टाइम में निश्चित तौर पे हमें इस चीज का फायदा मिलेगा। अगर देश की बागडोर अरविंद केजरीवाल जी संभालेंगे, उस रास्ते में जो रोडे अटकाए जा रहे हैं या उन रोडों में अवरोध खड़े किए जा रहे हैं, मोदी जी को ये पता है कि अगर उनके विकल्प के तौर पे कोई उभरने वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कट्टर ईमानदारी से देश की सेवा करने का वो रखते हैं जज्बा। और दिल्ली और पंजाब के अंदर जो कारनामे, जो सुधार शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आम जन के जीवन स्तर को उठाने में जो कर रहे हैं। नरेश डबास, अक्सर हम देखते हैं लगातार आम आदमी पार्टी का जब जिक्र होता है तो उसके एजुकेशन मॉडल की चर्चा हर जगह होती है और उसका जवाब विपक्षी पार्टियों के पास भी नहीं मिला। और जो विपक्षी नेता वो भी तारीफ करते हैं कि दिल्ली की सरकारी स्कूलों की तस्वीर काफी खूबसूरत हो गई है और ये सच है। तो एक कोशिश है सरकार किया कि एक्सपोज करना है मनीष सिसोदिया को। नहीं, मनीष सिसोदिया को क्या एक्सपोज करेंगे ये कि मनीष सिसोदिया के दम पर जो आम आदमी पार्टी अपनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने ये किया वो किया, एक्सपोज करना है, या फिर वाकई में आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर टारगेट किया है मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार व्यक्ति को, इससे नुकसान बीजेपी को होगा? कैसा लग रहा माहौल? क्योंकि ऑपोजिशन लीडर का सपोर्ट मिलना क्या ये सही है या फिर आपको लगता है हमारी लड़ाई अकेली है, हम अकेले लड़ेंगे? विपक्ष परेशान है, विपक्ष पहले से ही परेशान है। जितना विपक्ष है उस सबको बिल्कुल नरेश भाई, हम उस विपक्ष की बात नहीं कर रहे जो अलग अलग पार्टी से नेता है, अलग अलग स्टेट्स के, जिनका सपोर्ट मिला है मनीष सिसोदिया के मामले में। आपको क्या आपको लगता है उनका साथ मिलना अच्छा है या फिर सिर्फ आपकी और बीजेपी की लड़ाई होती ज्यादा बेहतर था? नहीं, पूरे देश के लोगों को साथ लेके चलने की अरविंद जी की कवायद है। और जितने विपक्षी तो फिर जब महागठबंधन की बात होती है तो अरविंद केजरीवाल किनारा क्यों कर लेते हैं? नहीं, किनारा करने वाली कोई बात नहीं हुई है। जैसे ही कोई अवसर, कोई बात कुछ आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, देश जो है वो अरविंद केजरीवाल को मोदी के विकल्प के तौर पे देखता। कांग्रेस पार्टी में और दूसरी पार्टियों में वो बात है ही नहीं जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में है। जो शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात आपने कही कि देश के, अमेरिका की पूर्व प्रधान राष्ट्रपति की पत्नी जब दिल्ली के स्कूल को देखने आती है, कोफी अन्नान जी मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है, अब देखने की बात होगी क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आती है। समय कम है, लास्ट कमेंट आलोक जी से ले लेते हैं। आलोक जी, ये तो बात हुई जांच एजेंसियों की, सर गवर्नर्स को लेकर भी लेटर में जिक्र किया गया कि जहां जहां केंद्र सरकार ने राज्यपाल अपॉइंट किए हैं वो स्टेट्स के जो सीएम हैं उनको परेशान करते हैं। क्या सर लगता है ऐसा है या पहले भी ऐसा होता रहा है, गवर्नर अपनी पावर का इस्तेमाल करते रहे? सर
देखिए, केंद्र के दूत के रूप में राज्यपाल वहां काम करते आ रहे हैं, और अतीत में भी ऐसे हुआ है कि जब कांग्रेस केंद्र में सत्तारूढ़ थी तो धारा 356 का जबरदस्त इस्तेमाल करके राज्य सरकारों को हटाया भी गया था। ये भी उतना ही सच है, लेकिन तब के और आज के माहौल में एक फर्क है। तब पहले वो एक अनुच्छेद का उसका इस्तेमाल किया गया था, इस बार नहीं किया गया। इस बार राजभवन से ही एक नीति संचालित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा महसूस होता है। चाहे आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, कुछ समय पहले की बात थी। इस समय आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, कुछ समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के तो उदाहरण में बिल्कुल साफ हो गया था कि कोश्यारी जी ने जिस फडणवीस जी को मुख्यमंत्री पद की रात में शपथ दिला दी थी, वो चंद घंटे भी नहीं चल पाए। तो ये तो ऐसा है, राज्यपालों के का इस्तेमाल तो सारी केंद्र सरकारें करती आ रही हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा है कि उसको एक पावर सेंटर बना दिया जा रहा है। ये एक उचित नहीं है। अब केरल में देख लीजिए, केरल में भी वही स्थिति है, सब जगह वही स्थिति है। आरिफ जी को आप देख लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि बीते 8 सालों में ये ज्यादा नजर आ रहा है, पहले इतना नहीं था सर? नहीं, पहले और अब में केवल ये फर्क था कि पहले भी केंद्र सरकारें अपने राज्य सरकारों को एक आय स्थिर करने का प्रयास करती रहती थी, लेकिन वो किसी न किसी अनुच्छेद का, किसी कानून का सहारा लेकर के इस्तेमाल करती थी। एक दूसरा पावर सेंटर राज्य में नहीं बनाया जाता था। इस बार एक परिवर्तन केवल ये है कि राज्य में जो विपक्ष की सरकार है वहां पर एक और वो पावर सेंटर बना रही हैं। ये संविधान के हिसाब से उचित नहीं है, और ये जो संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी उचित नहीं प्रतीत होता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंथन में हम बात कर रहे थे जो जांच एजेंसियां हैं क्या वो निष्पक्ष हैं, क्योंकि जो पत्र लिखा गया है तमाम सारे जो नेता हैं विपक्षी पार्टियों को साफ कहना है निष्पक्ष तरह से काम नहीं किया जा रहा है। खासकर मनीष सिसोदिया का इसमें जिक्र किया गया है। अब देखने की बात होगी आने वाले वक्त में क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं करप्शन में जिनका नाम रहा है, जांच एजेंसियां पहले उन तक पहुंची, क्या वहां पर भी एक्शन होता नजर आएगा? फिलहाल वक्त कम है और अब वक्त हो चला हमारे खास सेगमेंट चलते चलते का, और चलते चलते में आपको छोड़ जाते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ जो इस वक्त वायरल हो रहा है। और ये वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम को बताया जा रहा है। वीडियो जो है ये जो वेट लिफ्टर या बॉडी बिल्डर्स जो हैं, यूथ वीमेंस बॉडी बिल्डर्स का ये वीडियो है, और वीडियो के पीछे एक तस्वीर है, वो हनुमान जी की तस्वीर है, और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से कि ये बीजेपी की वजह से इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। पीछे भगवान की मूर्ति और सामने जो